नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन ज़रूरी है आपका जानना, ये भी जानना कि अपराध हुआ क्यों था और ये भी जानना कि क्या इस अपराध को रोकने का कोई तरीका था या नहीं था। बात 2007 की है, राज्य है हरियाणा। जून का महीना था, तारीख थी 15 जून। शाम को 5 बज रहे थे और ढलता सूरज अभी भी तप रहा था। गर्मी उधर राजस्थान और हरियाणा, गुजरात के उस इलाके में ज़्यादा रहती है। तो हरियाणा रोडवेज की एक तेज रफ्तार बस कुरुक्षेत्र से करनाल की तरफ बढ़ रही थी। 20 किलोमीटर पहले, करनाल से 20 किलोमीटर पहले सफ़ेद रंग की एक स्कॉर्पियो कार अचानक बस के सामने आकर खड़ी हो गई। 8-10 लोग धड़धड़ाकर स्कॉर्पियो से उतरे। एक ने चिल्लाया कि इसी में है मनोज, उतार ले इसे। उसका इशारा बस की पिछली कोने वाली सीट पर बैठे एक लड़के और एक लड़की की तरफ था। करीब 19 साल की दुबली पतली सी लड़की, रंग गोरा, माथे पर चटक सिंदूर और हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ, एक चूड़ा होता है वहाँ बड़ा सा चूड़ा और चूड़ियाँ। बस में चढ़े लोगों ने, जो स्कॉर्पियो से उतरकर बस में चढ़े थे, वो उन दोनों को घसीटते हुए नीचे उतार कर ले गए। दोनों को, लड़के को भी और लड़के को भी, लड़की को भी, दोनों को उतार कर और घसीटते हुए नीचे ले आए। हड़बड़ाए ड्राइवर ने बस जैसे ही आगे बढ़ाई, नीचे एक लंबे चौड़े लड़के ने आवाज़ लगाई। लंबे चौड़े लड़के ने मनोज के हाथ पीछे से पीछे की तरफ मोड़कर जकड़ लिया। ड्राइवर आगे चला गया। अब 4-5 लोग उसे लाठियों से पीट रहे थे। बस में बैठी सारी सवारियां पीछे मुड़कर देख रही थीं। ड्राइवर डर की वजह से बहुत तेज़ी से गाड़ी बढ़ाकर आगे ले जा रहा था, लेकिन जब तक नज़रें लोगों की पड़ रही थीं, उस लड़के को, जिसके लिए कहा गया था कि ये रहा मनोज, उतार ले, उसको 5-7 लोग लाठियों से बुरी तरह पीट रहे थे। वो चीख चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसी बीच एक लड़का मनोज के साथ वाली लड़की के बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटने लगा। लड़की चीखी, मत मारो, हमने कुछ नहीं किया। फिर 2 लोग लड़की का हाथ पकड़कर और उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे थप्पड़ों से मारने लगे। उसके पैर पकड़कर वो लड़की गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन इस गिड़गिड़ाने का कोई फर्क उस लड़के के ऊपर नहीं पड़ा, जो उसका बाल पकड़कर उसे बराबर थप्पड़ों से मार रहा था। उसने पूरी ताकत से 5-7 थप्पड़ मारे। वो हल्की सी बेहोश हुई। उसे पैरों से उठाकर जमीन पर पटक दिया। उस लड़की को, 19 साल की दुबली पतली गोरी। तभी एक अधेड़ शख्स ने आवाज़ लगाई, देख क्या रहे हो, गाड़ी से रस्सी ले आओ। इस शख्स को लड़के गंगाराज ताऊ के नाम से बुला रहे थे। सारे लड़के जो थे वो यंग थे, 20, 21, 22 साल के थे, और वो बुज़ुर्ग अधेड़ व्यक्ति उसको सब गंगाराज ताऊ कह रहे थे। गंगाराज की आवाज़ सुनते ही एक लड़का दौड़कर स्कॉर्पियो से रस्सी ले आया। 3-4 लड़कों ने मिलकर मनोज और उसके साथ वाली लड़की के हाथ पैर इसी रस्सी से बांध दिए। तभी एक लड़का बोला, ये बहुत चिल्ला रहे हैं, इनके मुंह में कपड़ा ठूंस दो, क्योंकि दोनों बराबर गुहार लगा रहे थे कि मत मारो, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। उसमें से, उन 5 लड़कों में से एक लड़के ने लड़की का दुपट्टा खींचा, उसे फाड़ कर पहले लड़की का मुंह बांधा, फिर बचे हुए टुकड़े को मनोज के मुंह में भर दिया ताकि वो बोल न सके। 2-3 लड़के मनोज को घसीटते हुए स्कॉर्पियो के पीछे ले गए।
और जिस रस्सी से उसके हाथ बंधे थे उसके दूसरे सिरे को स्कॉर्पियो के पीछे लगे हुए हुक में बांध दिया। लड़की को लाठियों से पीट पीट कर स्कॉर्पियो की बीच वाली सीट पर ढकेल दिए, यानी लड़की स्कॉर्पियो की बीच वाली सीट पर और लड़के का हाथ बंधा हुआ और उसका एक सिरा स्कॉर्पियो के पीछे हुक में बंधा हुआ। स्कॉर्पियो कैथल की ओर चल पड़ी। पीछे बंधा मनोज घिसटने लगा। कुछ ही मिनटों में उसके कपड़ों का चीथड़ा चीथड़ा होने लगा। सिर्फ एक पैर में स्पोर्ट शू बचा था। जून के महीने में गर्म डामर, यानी सड़क का जिसको टॉप कहते हैं और जिस पर बिटवीन पड़ा होता है, बिटवीन टॉप कहते हैं, डामर जिसे हिंदी में कहते हैं, उस पर घसीटने से मनोज की खाल उधड़ने लगी। वो छटपटा रहा था। सड़क पर जहाँ जहाँ उसका खून, जहाँ जहाँ वो घिसट रहा था वहाँ उसका खून दिख रहा था। अब धीरे धीरे उसके मांस भी उधड़ने लगे। घसीटते हुए सड़क किनारे ले गए। लड़की उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन लड़कों पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लड़की स्कॉर्पियो के भीतर थी। फिर उसे 2-4 थप्पड़ मारे गए लड़की को और वो लगभग बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद 2-3 किलोमीटर चलने के बाद अंदर बैठा गंगाराज बोला, गाड़ी रोको और इसे डिग्गी में भर दो। गंगाराज ने इसलिए कहा शायद कि जिस समय वो पीछे लड़का बंधा हुआ घिसट कर मनोज जा रहा था, 2-3 गाड़ियां सामने की तरफ से आईं जिसमें बैठे हुए लोगों की निगाह पीछे घिसटते हुए लड़के पे थी और कुछ गाड़ियां उसे ओवरटेक करके गईं। उन लोगों ने भी उस मनोज को घिसटते हुए देखा। स्कॉर्पियो रुकी। 2 लोगों ने रस्सी खोलकर मनोज को डिग्गी में किसी तरह से ठूस दिया। स्कॉर्पियो धूल उड़ाती हुई फिर तेज रफ्तार से कैथल की तरफ चल पड़ी। भीतर बैठी लड़की अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। 2 घंटे बाद कैथल के करोड़ा गांव के पास सुनसान खेतों के बीच ये गाड़ी पहुंची। अंधेरा हो चुका था। गंगाराज ड्राइवर से बोला, गाड़ी रोको। गंगाराज ताऊ, वो जो इन सब से बुजुर्ग था, ऐसा लग रहा था कि ये सब उसके घर के या उसके जानने वाले लड़के होंगे, यंगस्टर्स, और उसको ताऊ ताऊ कहकर बुला रहे थे। उसने कहा, गाड़ी रोको, और जैसे ही उसने कहा कि गाड़ी रोको, स्कॉर्पियो के ब्रेक लग गए। सभी गाड़ी से उतरे। मनोज और उसके साथ वाली लड़की को गाड़ी से खींचकर उतारा गया और खेतों की अंदर घसीटते हुए ले गए। तभी एक मारुति कार भी वहां पहुंच गई। कलफ, एकदम कड़कड़ुआ कलफ लगा हुआ, सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने 2 लोग उतरे। उनके हाथ में लाठियां थीं। वो सभी इन्हीं लड़कों के पीछे पीछे चल दिए जो दोनों को घसीट कर खेत के बीच में ले जा रहे थे। थोड़ी देर खेत में घसीटने के बाद 2 लोग उस लड़की के पैर और 2 लोग उसके हाथों पर चढ़ गए। उसकी चूड़ियाँ टूटकर कलाई में धंस गईं। लड़की की चीख सुनसान खेतों में गूंज रही थी। भीड़ से गंगाराज की आवाज़ आई, इसे मत मारना। लड़की के लिए कहा कि इसे मत मारना, जिससे ये मनोज को मरते हुए देख सके। सभी ने बेसुध पड़े हुए मनोज को फिर से पीटना शुरू कर दिया। घूंसे मार मार कर उसके सारे दांत तोड़ दिए। उसका मुंह खून से भर गया। एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और एक एक करके उसकी 10 उंगलियां तोड़ दी। उसके बाद पैर की उंगलियां तोड़ दी। वो दर्द से चीखता रहा, असहनीय दर्द से चीखता रहा। लड़की बार बार यही कह रही थी, उसे छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया। तभी एक आदमी ने उसकी गर्दन पकड़कर उसके सिर को पूरा 180 डिग्री घुमा के पीछे की तरफ कर दिया। लाठी उठाई और उसके गुप्तांगों पर मारना शुरू किया। दूसरे ने लाठी उठाई और लड़के के प्राइवेट पार्ट्स के भीतर पूरी लाठी डाल दी, घुसेड़ दी। मनोज को तेज चीख आई और उसके बाद वो एकदम शांत हो गया। इधर जमीन में पड़ी बेसुध लड़की ने आखिरी चीख सुनी, लेकिन वो कुछ कर पाने की स्थिति में
नहीं थी। 22-23 साल का लड़का मनोज 22-23 साल का एक लड़का मनोज को लात मारकर लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उस 22-23 साल के लड़के के पास जो मनोज को लात मारकर आगे बढ़ा, लड़की की तरफ बढ़ा, उसके हाथ में सल्फास के पूरे फॉइल की डिब्बी थी। लंबी डिब्बी होती है, गाढ़े कलर का उस पर रंग होता है, सल्फास उस पर लिखा होता है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड भी उस पर लिखा होता है, 10 गोलियां उसके भीतर होती हैं। तो वो उसकी तरफ, उसके हाथ में डिब्बी थी, उसकी तरफ बढ़ा, लड़की को कुछ दूर तक बाल पकड़कर घसीटा, फिर लात से कुचल कुचल कर मारने लगा। लड़की की उधड़ी हुई खाल अब फटे कपड़ों में चिपक गई थी। वो कराहते हुए बोल रही थी कि उसे मार दिया तो मुझे भी मार दो, अब मुझे नहीं जीना है। लड़की को पीट पीट कर लड़का एकदम थक गया। पसीने से तरबतर लड़का जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद उठा और उसने एक हाथ से लड़की की गर्दन पकड़ी और जबरदस्ती दोनों गालों को पूरी ताकत से दबा दिया। लड़की का मुंह खुल गया। लड़की का वो मुंह दोनों हाथों को लगाकर उसके जबड़े को खोला और सल्फास की पूरी डिब्बी उस पर उसके मुंह के भीतर उड़ेल दी और जोर लगाकर उसका मुंह बंद कर दिया। लड़की को उल्टियाँ सी आने लगीं, लेकिन लड़का उसका मुंह दबाए रखा। वो छटपटाती रही, हाथ पैर पटकती रही। लड़की के मुंह से झाग निकलने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर भी ठंडा पड़ गया। ताऊ गंगाराज ने उस लड़के से कहा कि दोनों मर गए, एक बार फिर चेक कर लो, सांस तो नहीं चल रही है। उसके आदेश पर फौरन 2-2, 3-3 लड़के जो उसके साथ आए थे, 6-7, वो 2-2, 3-3 उसकी सांसें चेक करने लगे और फिर 2-4 मिनट बाद ही उन्होंने कहा कि नहीं ताऊ, दोनों ही मर गए हैं। इन्हें गंगाराज ने कहा कि इन्हें बोरी में डालकर और नहर में फेंक दो। चारों लोगों ने दोनों की बॉडी को बोरी में लपेटा और रस्सी से कसकर बांध दिया। लाश उठाकर गाड़ी में रखी और नहर की तरफ चल दिए। कुछ किलोमीटर आगे ही बढ़े होंगे तब तक नहर आ गई। लड़की को जहर पिलाने वाले लड़के ने कहा कि बहा दो यहीं पर दोनों को। गाड़ी में बैठे लोगों ने घसीटते हुए दोनों की लाशें उठाकर उसे बोरी में भरकर और उसे नहर में बहा दिया। फिर सभी करोड़ा गांव की तरफ चल पड़े। एक हफ्ते बाद यानी 23 जून 2007 को, घटना 15 तारीख की थी, 15 जून 2007 की थी और ये 23 जून, एक हफ्ते बाद यानी 23 जून 2007 को दोपहर में करीब 3 बजे हिसार के नारनौद के पास खेड़ी चौकटा गांव में एक आदमी घूम रहा था। घूम क्या रहा था? वो नहर से होकर दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। उसका नाम था कृष्णा। अचानक उसकी नज़र बाल समाध नहर के किनारे पड़ी सफ़ेद बोरी पर पड़ी। बोरी या बोरी नुमा चीज़, जैसा उसने अपने बयान में लिखा कि मेरी नज़र ऐसी पड़ी कि जैसे ये बोरी नुमा कोई चीज़ हो और वो उसमें से बहुत तेज मांस की बदबू आ रही थी। कृष्णा नाक दबाए थोड़ी देर चलकर उस बोरी नुमा चीज़ के पास पहुंचा और देखते ही उसे लग गया कि ये कोई डेड बॉडी है, क्योंकि भीतर से कीड़े निकलकर और उस बोरी पर रेंग रहे थे। कुछ देर तक वो लाश को देखता रहा। थोड़ी देर तक वो देखता रहा कि क्या हो सकता है। मतलब आदमी अपनी नज़रों से देखता है कि बोरी के जो उसकी जो कसावट है, उसकी जो बनावट है, उसमें कुछ ऐसा लगे कि ये जानवर है कि आदमी है। लेकिन तभी वो उसकी नज़र पड़ी कि वहाँ से नहर के दूसरे किनारे पर भी एक लाश और इसी तरह की बोरी में बंधी हुई उसे दिखाई पड़ी। उसको भी ऐसा लगा कि दोनों एक तरह की बोरियां हैं, एक तरह की दुर्गंधियाँ, एक तरह की सड़न उन दोनों में है। लगता है ये दो डेड बॉडी हैं और ये जगह जहाँ इनकी हत्या हुई थी वहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर है। यानी जहाँ ये फेंकी गई थी लाश,
वहाँ से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर है। वो आदमी भागता हुआ, कृष्णा भागता हुआ नारनौद थाने पहुंचा और एसएचओ विनोद कुमार से कहा कि नहर के किनारे 2 लाशें पड़ी हैं। एसएचओ विनोद ने पूछा, किसकी लाशें हैं, कहाँ पड़ी हैं? कृष्णा ने कहा, बाल समाध नहर के किनारे। विनोद कुमार ने पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे? पुलिस इनिशियल विवेचना करना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हत्या या ये बात या ये सूचना इस सूचना देने वाले से संबंधित तो नहीं है। उन्होंने पूछा, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? कृष्णा ने अपने गांव का नाम बताया और ये बताया कि इस तरह से उसके बुआ या किसी रिश्तेदार के यहाँ जो नहर के उस तरफ था, उनके यहाँ जाने के लिए वो नहर की पटरियों से जा रहा था। कितने बजे देखा, कब देखा, कोई और था कि अकेले थे? इस तरह के तमाम सवाल पूछकर एसएचओ विनोद कुमार कृष्णा के साथ मौके के लिए चल पड़े। वो 4 बजे के आसपास नहर के पास पहुँचे। फिर उन्होंने हेडक्वार्टर से फॉरेंसिक की टीम मंगाई, उसकी फोटोग्राफी की, लाश को खोला गया, बोरी को खोला गया और 2 लाशें मिली। दोनों ही नई उम्र के, एक लड़का और एक लड़की की थी। उसे पुलिस लाशों को निकालकर एक ट्रैक्टर में रखकर थाने ले आई और उसके बाद फिर उसको सील बंद करके मॉर्चरी में भेज दिया। कई दिनों तक पुलिस ने इंतज़ार किया कि शायद कोई लड़का लड़की को ढूंढते हुए आ जाए, लेकिन वैसे तो 72 घंटे का वक्त दिया जाता है कि 72 घंटे तक आप लावारिस लाश को रखेंगे, उसके बाद फिर आप उसका अंतिम संस्कार करेंगे या उसका आगे का डिस्पोजल करेंगे। लेकिन करीब 3-4 दिन रखने के बाद जब उनके बारे में कोई खोज खबर लेने, कोई सुधि लेने नहीं आया, तो पुलिस ने लावारिस मानकर दोनों का दाह संस्कार कर दिया। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि ये दोनों, मनोज और ये लड़की, ये तो बाद में पता लगा उनको कि ये लड़का लड़की आखिर कौन हैं, इनका रिश्ता क्या है, उन्हें बस से घसीटकर क्यों लाया गया। ये सब चीज़ें जैसे जो पुलिस अपना दिमाग लगाती है कि इसे घसीटा गया है, जो गाड़ी आई थी उससे घसीटा गया है, कैसे लाया गया है, क्यों लाया गया है, बोरी में क्यों बांधा गया है, क्या कोई पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया गया। इस तरह के 10 सवाल पुलिस के सामने आए थे। और दोनों को इतनी बुरी तरह क्यों मारा गया है? क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो दोनों के शरीर पर करीब 80 चोटों के निशान का जिक्र पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था। तो निश्चित है कि बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही जिसको कहते हैं कि बुरी तरह से उन दोनों को मारा गया था। तो आखिरकार क्या कारण था कि दोनों को इतनी बुरी तरह मारा गया? क्या उनके घर वालों को अब तक कुछ भी नहीं पता है? पुलिस इस बात से भी बहुत परेशान थी कि अब तो धीरे धीरे 10 दिन होने वाले हैं, लेकिन किसी ने कहीं से संपर्क नहीं किया, कहीं किसी वायरलेस पे सूचना नहीं आई किसी के गायब होने की। वो तो ये मान के चल रहे थे कि ये ज़िले का ही मामला है जहाँ पर ये लाशें मिली हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। केवल वही कि लाश की फ़ोटोग्राफ रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के सामने और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सब डाल देते हैं, अखबारों में निकाल देते हैं। ये सब करती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। एक तो ये गंभीर बात थी कि पुलिस इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता कर पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि इनके घर वालों को भी अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा था। मनोज और उसके साथ वाली उस लड़की, यानी इस लड़का और लड़की के मर्डर का कोई चश्मदीद गवाह था कि नहीं था, ये भी पुलिस को अब तक नहीं पता लग सका, क्योंकि कहीं से पुलिस के माध्यम से कोई सूचना थाने पर नहीं आई थी और ये भी नहीं पता लग रहा था कि इनके घर वालों को पता है कि नहीं है। अब मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि इस डबल मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने किस तरह से सुलझाया, कैसे वहां तक पहुंची, कौन कौन इसमें था और कैसे पूरी कहानी हुई, पूरा किस्सा हुआ, पुलिस कैसे वहां तक पहुंची और वो किस नतीजे तक पहुंची, ये आपको मैं अगले पार्ट यानी दूसरे पार्ट में बताऊंगा। और अंतिम पार्ट में इसके ट्रायल का पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि समझ सकें आप कि अपराधी अपराध करने के बाद
कितनी तरह के दिमाग लगाता है अपने आप को बचाने के लिए, कभी कोर्ट में वकीलों के माध्यम से, कभी गवाहों के माध्यम से, कभी अपना वो जो दिमाग है उसको लगाकर। तो आप इंतज़ार करिएगा अगले पार्ट पर। कल अगले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि पुलिस ने कैसे इस बहुत ही गंभीर डबल मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।